क्या होगा अगर दो ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाएं? क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में कूद जाएं? आखिर कैसे हम ब्रह्मांड के आकार को माप सकते हैं? हमारा ये खूबसूरत ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं और गहरे रहस्यों का खजाना है। इस अनंत ब्रह्मांड में बहुत सी चौंका देने वाली घटनाएं होती हैं, जो इस ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करने के साथ नए रहस्यों को जन्म देती हैं, और यह क्रम यूं ही चलता रहता है। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मांड के इन अतरंगी सवालों के जवाब। ब्लैक होल्स के बारे में तो आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को ब्रह्मांड का दानव कहते हैं, क्योंकि ये अपने आसपास स्थित सभी वस्तुओं को निगल जाते हैं, यहाँ तक कि ये प्रकाश को भी नहीं छोड़ते। ब्लैक होल के अंदर जो भी एक बार चला जाता है तो उसका इस ब्रह्मांड से संपर्क हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन उस वक्त क्या होगा जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाएं? वैसे तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे के सामने कितनी स्पीड और किस एंगल से आते हैं। अगर दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दो प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। पहली घटना तो ये हो सकती है कि एक ब्लैक होल की ग्रेविटी दूसरे वाले को स्विंग शॉट के साथ दूर फेंक दे, जिसकी संभावना बहुत कम है। दूसरी घटना ये हो सकती है कि दो ब्लैक होल्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते करते धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाएं। ऐसा होने के बाद ब्रह्मांड में तांडव जैसी स्थिति होने लगेगी, जिसके फलस्वरूप ब्लैक होल की ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक में रिपल्स पैदा कर देगी। इन रिपल्स को ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। ये वेव्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा दूरी तय करने के बाद ये वेव्स कमजोर हो जाते हैं और यहाँ धरती तक आते आते इनका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये वेव्स इतनी पावरफुल होती हैं कि अपने नजदीकी पिंडों को भी तबाह कर सकती हैं। और जैसा कि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि बाइनरी ऑब्जेक्ट के एक दूसरे के ऑर्बिट करने से ग्रेविटेशनल रेडिएशन बाहर निकलती हैं, जिनकी वजह से इनका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और दोनों ब्लैक होल एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। यह समय उन ब्लैक होल के आसपास के एरिया के लिए तांडव भरा होगा। उनके आसपास का स्पेस टाइम समुद्र में भयंकर तूफान लेती लहरों के समान होगा, और फिर अंत में ये दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, जिसके बाद बहुत बड़ा भयंकर विस्फोट होगा। यह भयंकर विस्फोट ऐसा होगा जिसे कई प्रकाश वर्ष दूर तक ऑब्जर्व किया जा सकेगा। इसके बाद ये दोनों ब्लैक होल्स मिलकर एक बड़े ब्लैक होल की रचना करेंगे। इस बड़े ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। दो ब्लैक होल्स का टकराव इतनी अधिक एनर्जी पैदा करेगा जितनी ब्रह्मांड में होने वाली कोई भी घटना पैदा नहीं कर पाएगी। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.3 अरब साल पहले ऐसे ही दो ब्लैक होल्स आपस में टकराए होंगे, जिसके कारण ग्रेविटेशनल वेव्स की रचना हुई। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स थीं जो लाइट की स्पीड से ब्रह्मांड में यात्रा करने निकल गए, और करीब 1 अरब साल के सफर के बाद ये ग्रेविटेशनल वेव्स धरती पर डिटेक्ट की गई। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि दो ब्लैक होल्स के टकराने पर क्या हो सकता है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल के जवाब की ओर। क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में कूद जाएं? जब भी हम ब्लैक होल के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में यही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर हर चीज अपना अस्तित्व खो देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज ब्लैक होल में जाकर नष्ट हो सकती है, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। जब भी आप ब्लैक होल को देखते हो तो असल में आप ब्लैक होल को नहीं बल्कि उसके इवेंट होराइजन को देख रहे होते हो। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की ऊपरी सतह को कहते हैं। आपको बता दें कि किसी भी चीज को इवेंट होराइजन से बाहर आने के लिए लाइट की स्पीड से भी ज्यादा ट्रेवल करना होगा, और इस स्पीड को अचीव करना अभी इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब भी हम ब्लैक होल्स को देख रहे होते हैं तो हमें एक काले रंग का गोला दिखाई देता है जो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इवेंट होराइजन वह काला हिस्सा है जिसे हम देख पाते हैं, तो फिर वास्तव में ब्लैक होल का पूरा भाग कौन सा है? तो ब्लैक होल का वह पूरा भाग है सिंगुलरिटी। वैसे तो हम सिंगुलरिटी के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते कि यह कैसा दिखता है या यह कैसा होता है। हो सकता है कि सिंगुलरिटी इन्फिनिटी डेंस हो, यानी कि इसका सारा द्रव्यमान एक छोटे से एरिया में ही स्थित हो जिसका कोई सरफेस या वॉल्यूम ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिंगुलरिटी हमारी सोच से भी परे हो। खैर जो भी हो, इसके बारे में अभी हम फिलहाल कुछ नहीं जानते। आमतौर पर ब्लैक होल के बारे में हमारी ये अवधारणा रहती है कि यह हर चीज को अपने अंदर तुरंत खींच लेता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। ब्लैक होल हमें अपने अंदर तब तक नहीं खींचेगा जब तक हम उसके बेहद करीब ना आ जाएं। चलिए अब जानते हैं कि क्या होगा अगर हम ब्लैक होल के अंदर कूद जाएं। तो ब्लैक होल के अंदर का सफर हमारे लिए कैसा होगा।
जब हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर होंगे तो यह हमारे लिए एक इंस्टेंट वे होगा, लेकिन अगर कोई हमें ब्लैक होल के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होगा तो वो हमें ब्लैक होल में धीरे धीरे गिरते हुए देखेगा। और जब हम इवेंट होराइजन के और करीब पहुंच जाएंगे तो हमसे आती हुई लाइट उसे धीरे धीरे काली होती हुई दिखाई देगी और फिर वह पूरी तरह से गायब हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड कर देती है और ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ये स्पेस टाइम को बहुत भारी मात्रा में प्रभावित करती है। इसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम ब्लैक होल में गिर रहे होंगे तो हमारे लिए समय बेहद धीमा हो जाएगा, लेकिन जो भी हमें ब्लैक होल के बाहर से देख रहा होगा उसके लिए समय बहुत तेजी से गुजरेगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारे लिए ब्लैक होल का ये सफर कैसा होगा। जैसे ही हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका एरिया अंधकारमय होता जाएगा और एक बिंदु ऐसा आएगा जहां आधी से ज्यादा जगह में अंधेरा छा जाएगा। तब हम एक ऐसी जगह में होंगे जिसे द फोटोन स्फीयर कहते हैं। ये ब्लैक होल का वो एरिया है जहां ना तो प्रकाश ब्लैक होल के अंदर ही जाता है और ना ही बाहर रहता है। दरअसल यहाँ पर प्रकाश ब्लैक होल का चक्कर काट रहा होता है और अगर हम इस पॉइंट पर रुक कर देखें तो हमें हमारे सिर के पीछे का हिस्सा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर सिर के पीछे वाले भाग से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट पूरे ब्लैक होल का चक्कर काटकर हमारे सामने की तरफ आ जाएगी। अब इससे आगे जाने पर हमारे आगे की ओर पूरा अंधेरा छा जाएगा, लेकिन पीछे की तरफ देखने पर हमें यूनिवर्स से आती हुई लाइट स्लोली एक सर्कल में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। अब हम जैसे जैसे सिंगुलरिटी के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस काफी कम हो जाएगी और एक छोटे से डिस्टेंस में ग्रेविटी का खिंचाव ज्यादा होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त हमारे शरीर का जो भाग सिंगुलरिटी के करीब होगा उस भाग में ग्रेविटी का खिंचाव ज्यादा होगा और जो भाग सिंगुलरिटी से दूर होगा उसमें ग्रेविटी का खिंचाव कम होगा। अगर मान लिया जाए कि हमारे पैर सिंगुलरिटी के करीब हैं तो पैरों पर पड़ने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सिर पर पड़ने वाले बल से इतना अधिक होगा कि हमारा शरीर बेहद अधिक स्ट्रेच हो जाएगा, जिसके बाद या तो हमारा शरीर टुकड़ों में बिखर जाएगा या फिर व्हाइट होल के द्वारा किसी अन्य ब्रह्मांड में निकल जाएगा, जहां पर भौतिकी के नियम हमारी पृथ्वी के नियमों से अलग होंगे। क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक अगर ब्लैक होल का अस्तित्व है तो व्हाइट होल का अस्तित्व भी जरूर होगा। वैसे तो ब्लैक होल में गिरने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, यह केवल एक काल्पनिक थ्योरी है जिस बारे में वैज्ञानिक अभी रिसर्च कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल के जवाब की ओर। हम इस ब्रह्मांड के आकार को कैसे माप सकते हैं? वैसे तो हमारा ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर यह कितना बड़ा है? क्या हम इसे कभी माप सकते हैं? क्या इसकी कोई अंतिम सीमा है, और अगर है तो वह कितनी दूर है और हम इस दूरी को कैसे माप सकते हैं? वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के दो अलग अलग मायने हैं। पहला ये कि ब्रह्मांड एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, मतलब कि यह ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां तक हम देख सकते हैं, और दूसरा है पूर्ण ब्रह्मांड। ये वो ब्रह्मांड है जिसका कभी अस्तित्व था, अस्तित्व है और अस्तित्व में रहेगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड को पूरा नहीं देख सकते, इसलिए हम इस ब्रह्मांड के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। अनंत ब्रह्मांड में कुछ चीजें इतनी दूर मौजूद हैं जिनका प्रकाश आज तक हमारे पास पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड की बात करें तो इसकी एक अंतिम सीमा है जिसे एज ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। यह सीमा पूरे ब्रह्मांड का अंतिम छोर नहीं है, बल्कि यह वह सीमा है जहां तक हम देख सकते हैं, यानी कि यह सीमा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की अंतिम सीमा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल है, क्योंकि इतना ही प्रकाश अभी तक हम तक पहुंच पाया है। इसके आगे के बारे में वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज से हमारे बीच की दूरी 46 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी कि अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक स्फेरिकल यूनिवर्स माने तो इसका व्यास करीब 90 अरब प्रकाश वर्ष होगा, जो कि 13.8 अरब प्रकाश वर्ष से बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए जानते हैं। वैसे हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड में मौजूद सारी चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब ये नहीं है कि गैलेक्सी का विस्तार हो रहा हो, बल्कि उनके बीच मौजूद खाली जगह का विस्तार हो रहा है। अब क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसलिए 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर जिन जगहों से हमारे पास प्रकाश आया वह भी अपने स्थान से काफी दूर चला गया होगा। अब सवाल ये है कि ब्रह्मांड का विस्तार कितनी दूर तक हो चुका है। इसे जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है, जिसे जानने के लिए वैज्ञानिक कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट मेथड का उपयोग करते हैं। आइए इसे समझते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश का रंग उसके वेवलेंथ द्वारा निर्धारित होता है। लंबे वेवलेंथ लाल रंग के होते हैं और छोटे वेवलेंथ नीले रंग के होते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसीलिए प्रकाश के वेवलेंथ स्ट्रेच होकर लंबे हो जाते हैं और नीले वेवलेंथ लाल रंग में बदल जाते हैं। इसी को रेड शिफ्ट कहते हैं। चलिए जानते हैं कि इसके जरिए हम ब्रह्मांड के विस्तार को कैसे माप सकते हैं। इसके लिए हम ब्रह्मांड में कुछ गैलेक्सीज का मेजरमेंट करेंगे जो कि हमसे काफी दूर हैं। अब उनके डिस्टेंस और रेड शिफ्ट को माप कर उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। सिर्फ डेटा से एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसी ग्राफ के जरिए ये पता चलेगा कि ब्रह्मांड का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है। अब क्योंकि इसके विस्तार का पता चल चुका है तो अब हम ब्रह्मांड का आकार माप सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ब्रह्मांड की उम्र को जानना होगा। अगर हम ब्रह्मांड के विस्तार को उल्टा कर दें तो एक समय ऐसा आएगा जब यह पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में केंद्रित हो जाएगा। यह वही बिंदु होगा जहां से ब्रह्मांड के विस्तार की शुरुआत हुई थी, जिसे हम बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। बिग बैंग से लेकर यूनिवर्स के वर्तमान स्थिति में आने में जो समय लगेगा वही ब्रह्मांड की वास्तविक उम्र होगी। और इस तरह ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब वर्ष ज्ञात की गई है। बिग बैंग के वक्त जब प्रकाश के पार्टिकल्स एमिट हुए थे, वो प्रकाश 13.8 अरब प्रकाश वर्ष बाद जब हम तक पहुंचेगा तो इसके डिस्टेंस को कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट मेथड द्वारा प्राप्त एक्सपेंशन रेट से कैलकुलेट करके हम ब्रह्मांड के आज से हमारे बीच की दूरी को माप सकते हैं, जो कि इस वक्त लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी कि यह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 90 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। वैसे इस प्रक्रिया में कई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम ब्रह्मांड के आकार को इसी प्रकार माप सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।